मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो आप लोगों का चैप्टर है ठेस, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि मैंने आप लोगों का जो मैथिली है वो पूरा अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है और अब मैंने आप लोगों के लिए हिंदी स्टार्ट किया है। और हिंदी में हमने इससे पीछे वाला जितना भी चैप्टर है उसे सारा जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कर दिया। आप लोग देख लिए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोग इस ठेस जो आप लोगों का कहानी है इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वहाँ पे जाके आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा होगा, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता करके उनको भी इस चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन है जो आप लोग बोर्ड पे अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी अगर अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही ज्यादा बीत चुका है। बहुत ही ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, पूरा समय ही बीत चुका है। आप लोगों को जितना टाइम मिला था प्रॉपर 10th का एग्जाम का तैयारी करने के लिए, उस सारा समय को आप बिता चुके हैं। तो अब अगर एग्जाम की तैयारी में नहीं लगेगा दोस्तों तो फिर माजरा गड़बड़ हो जाएगा। और आप लोगों का जो सपना होता है कि हम भी फर्स्ट डिवीजन करें, हम भी कुछ करें, मेरा भी पैसा आएगा 10,000। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से पता है कि 10,000 रुपया आता है ना आप लोगों के 10th में, हुआ ना जी। देखिए, 10,000 रुपया आता है ना 10th में, तो ये कब आएगा? जब आप लोग फर्स्ट डिवीजन करेंगे। ठीक है, और अगर और शुरू से ही आप लोग अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते होंगे, अभी अगर तैयारी करेंगे ना, देखिए अभी तो सिर्फ आपका 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 महीना, वो भी जनवरी बचा हुआ है, जिसमें भीषण ठंडा पड़ेगा भैया, बहुत ही ठंडा पड़ेगा। और इस जनवरी में आप लोगों को पढ़ करके फर्स्ट डिवीजन लाना है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन नहीं लाइएगा, कम से कम 300 प्लस अगर नहीं लाइएगा बाबू, 300 प्लस अगर आप लोग नहीं लाइएगा तो फिर आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन यानी ये 10,000 से आप लोग को वंचित रहना पड़ेगा, यानी 10,000 आपको मिलेगा नहीं। और अगर शुरू से आप लोग कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, यानी शुरू से ही साल के फर्स्ट रोज से ही अगर वो पूरा साल अगर तैयारी कर रहा है तो वो टॉप करेगा और उसको जो है 2 लाख रुपया मिलेगा। बहुत पैसा भी मिलता है, उसका लैपटॉप वगैरह मिलता है, बहुत कुछ होता है और मजे मजे हो जाता है। तो अभी अगर शुरू से कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी कम से कम पढ़िए। अगर ये नहीं समझ में आता है कि क्यों पढ़ेंगे तो बस ये दिमाग में रखिए कि पढ़ेंगे, अगर फर्स्ट हो जाएंगे, मेरा 300 प्लस नंबर आ जाएगा, तुमको 10,000 रुपये मिलेगा। बहुत बड़ा बात है 10,000, क्योंकि जैसे अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है उसके लिए 10,000 आप लोग समझ सकते हैं ये कितना बड़ा बात होता है। तो इसलिए 10,000 के लिए पढ़िए और कुछ नहीं कीजिए, बस 10,000 के लिए पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे तरीके से आपके बोर्ड पे देख सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। चैप्टर नेम कहाँ है बाबू? चैप्टर नेम कहाँ है? यहाँ पे उड़ गया। ठीक, आने दीजिए। देखिए यहाँ से, ठेस शीर्षक कहानी में भंजू महाजन, देखिए ये नाम याद रखिए, भंजू महाजन किस टोले के हैं? अच्छा, भज्जू भज्जू महाजन किस टोले के हैं? देखिए नाम से स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे कहा गया महाजन, भंजू महाजन, भंजू महाजन, महाजन, महाजन है तो ये महाजन टोले के होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर पढ़े होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका यहाँ पे देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 25 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और VVI क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है, थे शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? तो काकी की जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम मानू था, मानू। ठीक है, मानू। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। और ये देखिए 25 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा ये जो मानू दीदी है, इन्हीं का शादी था, जिसमें सिरचन जो है वो सिलपट्टी वगैरह बना रहे थे, यानी वो कारीगर थे, वो बना रहे थे सिलपट्टी सब। तो इनकी शादी में तो मानू दीदी की ही शादी थी। ठीक है, जिनके घर में वो काम कर रहे थे। तो काकी की सबसे छोटी बेटी थी, काकी की सबसे छोटी बेटी। अब ये काकी कौन, किसको कैसे बोल रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे काकी क्यों है, किसी का नाम होना चाहिए। देखिए काकी इसलिए क्योंकि जो सिरचन है वो इनको काकी बुला रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिरचन पे ही पूरा आधारित है, तो इसलिए यहाँ पे काकी दिया गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कहाँ से लोक संस्कृति का कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? अच्छा, ठेस जो आप लोगों का कहानी है, याद रखिएगा ये विधा के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों को। ये इसका विधा क्या है, तो इसका विधा आप लोगों को याद रखना है। इसका जो विधा है वो क्या है? कहानी है ये। ठीक है, कहानी है, ये भी याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है बात। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है फनी एक सेकंड, फणीश्वर
नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इनके जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, और इसमें पूछा गया कि इस मतलब ठेस कहानी में कहाँ का लोक संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया, तो वो मिथिलांचल का जो लोक सांस्कृतिक होता है उसका वर्णन किया गया, उसका प्रभावी ढंग से पूरा अच्छे तरीके से वर्णन किया गया, क्योंकि मनोज जी का जो शादी है तो वो पूरा मिथिलांचल का जो संस्कृति होता है उसके हिसाब से सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि कहाँ का वर्णन है, तो वो मिथिलांचल का वर्णन है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, पंचानंद चौधरी किस टोली के हैं? पंचानंद चौधरी किस टोले के हैं? तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वैश्य टोली के, राजपूत टोली के, ब्राह्मण टोली के, और यहाँ पे क्या है काश्यांत टोली के। तो यहाँ पे छोड़िए, कायस्थ टोली के, कायस्थ टोली, डी में आपका कायस्थ टोली है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ब्राह्मण टोली होगा, क्योंकि ये जो पंचानंद चौधरी है वो कहाँ के है, तो ये ब्राह्मण के है, ब्राह्मण टोली के है, और यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से नाम से भी समझ सकते हैं कि वो कहाँ के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारा का आंसर करते रह चलिएगा। ठीक है, आंसर में कसर मत कीजिए। फिर यही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी यही होगा, मतलब ये रिपीट हो गया। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बल्कि बेगार समझते थे, बेगार, बेकार ही नहीं बल्कि बेगार। देखिए 24 1 और 24 मतलब क्या है, अरे ये फिर से आ गया। ठीक है, ये 21 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे कहा गया कि सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि क्या समझते थे, तो बल्कि बेगार समझते थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वो पूरा आलसी टाइप के थे, इसीलिए लोग उनको किसी काम के लायक ही नहीं समझते थे। यहाँ पे देखिए पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पनियाई शब्द का देखिए हम आपको जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पनियाई शब्द का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कभी कभी आप सुने होंगे कि मोहन लड्डू को पनियाई आंखों से देख रहा है, मतलब ललचाई आंखों से, मतलब वो मतलब उसको ना, मतलब ऐसे हो रहा है कि नहीं उसको हम खा ले, मतलब लालच टाइप से जो उनको मन हो रहा है कि हम खा ले, तो हमें पूछ रहे पनियाई का मतलब तो ललचाई आंखें, मतलब ललचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिरचन को मोहर छापे वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगी? जो सिरचन है उनको मोहर छापे वाली धोती का दाम कौन निकाल के देने लगी? यहाँ पे देखिए मानू है, चाची है, माँ है या भाभी है, तो इसका राइट आंसर मानू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानू दीदी है वही सिरचन को छापे वाली धोती का दाम जो है निकाल के, हाँ वही छाप वाली धोती का दाम जो है निकाल के देने लगी। आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना ठेस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है अशोक का शस्त्र त्याग, अच्छे से समझिए अशोक का शस्त्र त्याग कौन लिखे? अशोक का शस्त्र त्याग लिखे हैं वंशीधर वंशीधर श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव को क्या लिखे हैं? अशोक का शस्त्र त्याग। और ये क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो ये एक एकांकी है दोस्तों, याद रखना आप लोगों को, एकांकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद विक्रमशिला, विक्रमशिला का आप लोग कमेंट करना है, और खेमा का भी कमेंट करना है, ये दोनों आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका है, ये बात बता दिए हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि आप लोगों को जितना भी लेखक है सबका नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती तो क्या, अच्छा बांटती है क्या? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यह किसने कहा है? तो ये जो है ये सिरचन ने कहा था। किसने? सिरचन ने। ठीक है, सिरचन ही कहे थे, सिरचन क्योंकि बहुत ही मतलब बोल सकते हैं सबको मुंह पर ही बोल देते थे, पूरा मतलब बहुत खुला मिजाज के लोग थे, मुंहफट थे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो सिरचन है वो उन्होंने कहा था कि जो मजली बहुरानी है, ठीक है, जो मजली बहुरानी है, क्या वो उनके जो मतलब मायके से जो मिठाई वगैरह आते हैं क्या वो भी इसी तरीके से खुलकर बांटते हैं? ठीक है, कोई काम हुआ था, मतलब कुछ हुआ था तो उस पर सिरचन बोले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन रंगीन सुतलियों के झब्बे झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? अच्छा क्या बुनने के लिए बैठा था? देखिए यहाँ पे ए में चादर, सी में, बी में साड़ी, सी में चीक, और डी में क्या है? धोती है।
और ये आपका 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चीक हो जाएगा, क्योंकि उनका काम ही था इस तरीके का, जो चीक सिलपट्टी वगैरह बनाते थे वो कारीगर थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? तो वो सिरचन की। और क्या इसमें सोचने वाली क्या बात है, सिरचन की वो लोग गिनता ही नहीं करते थे, क्योंकि बाबू इसीलिए वो सिरचन जो थे ना वो बहुत अजीब थे। मान लीजिए कोई इसको काम दे रहा है, कोई किसान उसको काम दिया है कि तुमको आना है मेरे खेत पे, सुबह इतना बजे आना है और तुमको काम करना है। मान लीजिए कि हर अभी जितना भी हम लोगों की तरफ अगर मान लीजिए कोई जो नगर लेवल कोई काम करता है तो उसका 9 बजे का टाइम होता है कि वो 9 बजे काम पे आते हैं, ठीक है। और शाम जब मतलब करीब 4-5 बजे वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए 9 बजे का टाइम उसको अगर सिरचन को मिलता था कि 9 बजे तुमको आना है, तो वो कब आएगा? तो वो आएगा 10 बजे या तो 11 बजे, मतलब हमेशा लेट आएगा, ठीक है। जब वो आएगा तब क्या होता है, जब वो मतलब इस तरीके से आएगा कि सबका जो काम है वो तिहाई भाग वो कर चुका होगा, सब जितना भी लेबर और है। और जो ये जो आ रहे सिरचन जो महाराज जो आ रहे, तो ये तब पूरा लेट आते हैं, पूरा लेट, मतलब कुछ नहीं। या फिर जब उसको पैसा लेने का होगा सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं, हाँ हमको दीजिए, इस तरीके से, मतलब पूरा अजीब टाइप के थे। उसके बाद जब आते हैं तो जो भी वो काम होते हैं वो काम भी नहीं करते, बातें करते रहते हैं। इसीलिए लोग उनको गिनती ही नहीं करते थे उनका किसान में, कि हाँ मतलब वो भी किसान है, वो भी काम करते हैं, उसमें कुछ गिनती नहीं था, ठीक है। सब उसको छोड़ छोड़ के चलते थे। और ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है आगे। सिरचन जाति का है, सिरचन जाति का क्या है? तो ये कारीगर है। सिरचन जाति का क्या है? कारीगर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 13 नंबर है, मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी सिलपट्टी मान ने दी थी? अच्छा, मानू को उनकी विवाह में, यानी मानू दीदी का जो विवाह हुआ था, तो मानू को किसके हाथ का जो बना हुआ सिलपट्टी माँ ने मानू दीदी को दिया था? तो वो सिरचन के हाथ की, सिरचन ही कारीगर था और वही ये सिलपट्टी वगैरह बनाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस लेख को लोकमान के मणज्ञ कलाकार, मनमज्ञ कलाकार कहा गया है। किस लेखक को लोक मन का मनमज्ञ, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ कलाकार, मर्मज्ञ कलाकार कहा है किस लेखक को? तो वह फणीश्वरनाथ रेणु को, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर नहीं याद रहेगा बाबू तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें 50 ही बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। आगे, अधूरी चीख में अपने कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी? अच्छा, अधूरी चीख में कौन रंगीन छीट का क्या है? रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। कौन लगी थी? सबसे पहले तो बताइए चीक कौन बनाया था? तो चीक सिरचन बनाए थे, ठीक है, और सिलपट्टी भी। तो यह पूछा गया कि उसमें जो अधूरा जो था उसमें रंगीन छीट का झालर कौन लगाने लगा? तो ये मझली भाभी, ऑप्शन नंबर, सॉरी बड़ी भाभी, सॉरी सॉरी, अरे बाबू, बड़ी भाभी, ठीक है, बड़ी भाभी, ऑप्शन नंबर ए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही बीच बीच से क्वेश्चन लाया गया है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे ना कहानी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं। 16 नंबर देखिए, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। शिव पूजन सा है, बताइए तो कौन से है? यहाँ पे देखिए 23 में, और ये अरे बाप रे, ये दोबारा आ गया। ये 23 में आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आचार्य शिव पूजन सा क्या लिखे हैं, बताइए, देखिए उसको याद नहीं है, देखिए आचार्य शिव पूजन सा क्या लिखा है, बताइए तो, आपको मार खाना है इसका। देखिए यहाँ पे ठेस पूछा गया है, कौन लिखे है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखे हैं? और ये वंशीधर श्रीवास्तव, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये चुपिए वंशीधर श्रीवास्तव ये क्या लिखे हैं? ये अशोक का शस्त्र त्याग लिखे हैं। और ये जो आचार्य शिव पूजन सा है ये दीनबंधु निराला लिखे हैं। और एक नामधारी सिंह दिनकर है, ये क्या लिखे है बताइए तो। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब सॉरी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखे हैं ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ठेस के कौन लिखे हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? सिरचन को लोग बेकार, बेईमान, सारा कुछ समझते हैं। क्या है? चटोर है, बहादुर है, बेईमान है, नेता, ये चटोर समझते हैं, क्योंकि उसको बस खाने पे होता है, सॉरी बेईमान बोलते, उसको बस खाने पे होता है, बस खाना पीना बस देते रहो, बस हो गया, पैसा लेने फिर आगे रहेगा, खाने पीने में कुछ आगे रहेगा, बस काम उसको कुछ नहीं करना। अब बेईमान लेकिन नहीं था, ये हम गलत बोल दिए, वो बेईमान नहीं था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन वो खाने पीने में बहुत आगे था।
मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी, तो वो मानू जो है वो सिरचन को सॉरी मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी, कुर्ता, मोहर छाप वाली धोती, पैजामा का या जूता का, तो ये मोहर छाप वाली धोती, मोहर छाप वाली धोती का दाम जो है मानू जब विदाई करके वो स्टेशन मतलब ट्रेन पर बैठ के जा रही होती है तो वो उनका शीतल पट्टी लेके आता है सिरचन और मानू दीदी को देता है, तो मानू दीदी उनको मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगती है। ऑप्शन नंबर बी। ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी, झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में या पकवान बनाने में। ये देखिए आपका 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 24 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि माँ कौन से काम में व्यस्त थी, तो माँ पकवान बना रही थी क्योंकि उनका बेटी का शादी था बाबू, मानू दीदी का शादी था, और मानू दीदी का शादी होगा तो वो पकवान ना बनाएगी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे किससे पूछ लेते थे। अच्छा, यहाँ पर कहा गया कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, तो लेखक जो है वो अपनी माँ से पूछ लेते थे कि सिरचन को बुलाना है। यहाँ पे देखिए 21 में ये पूछा गया है। आगे, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, तो बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, ये दूसरा दिन। ऑप्शन नंबर बी। आगे, आज नेनू है, आज नेनू मत रही है, क्या है, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, ये किसने कहा था। अच्छा, ये किसने कहा था, देखिए लेखक की माँ, लेखक की दादी, मानू दीदी या काकी, बताइए तो क्या होगा इसका, ये माँ हो जाएगा, ठीक है माँ को। और किसको बोल रही है बताइए, रोशनी बताइए किसको बोल रही है, सिरचन को बोल रही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, थे शीर्षक कहानी में सिरचन क्या है, चोर है, वकील है, चिकित्सक है या कारीगर है, वो कारीगर है। ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ये देखिए ये है डी नंबर ऑप्शन, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कारीगर। आगे देखिए, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा, ये सिरचन ही। सिरचन बड़ा ही मुंहफट था यार, बहुत कुछ से कुछ बोल देता किसी को भी और सब उसके बात को इग्नोर करता है। ऐसे एक तो इनके घर में है जो बार बार उनसे चिढ़ जाती है, बार बार, शायद मजली भाभी है, वो बार बार चिढ़ जाती है कि छोटकी भाभी है, बार बार चिढ़ जाती थी, बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता था। अब वो जो है सिरचन कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से खाने पीने पर ध्यान दे देता हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, तो वो बूंदिया। ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ये आपका डी नंबर ऑप्शन है जो कि इतना क्यूट है, देखिए हम इसका आंख बना रहे, ठीक है, देखिए बिंदी भी लगा हुआ है, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, किसकी, तो ठीक है चीक की। ऑप्शन नंबर सी, चीक की, ठीक है, चीक में जो है वो 7 तारे जगमगा उठे। ठेस कहानी का नायक, ठेस कहानी का नायक सिरचन है जो कि लोग उसको बेगार समझते थे, बेकार नहीं, बेगार। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं, कितना बार पूछेगा भाई, ये चटोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खाने पीने वाला। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन, देखिए 19 से पूछा गया और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखने आपको। लोक संस्कृति का जो वर्णन है वो ठेस में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ से बाल गोविंद भगत का बताइए, तो आप इसका बताइए, विक्रमशिला का बताइए, बहुत लव हट। बाल गोविंद भगत कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष पानीपुरी, नहीं बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। और याद रखने आपको ये बाल गोविंद भगत क्या है, ये मतलब किस विधा से है, तो ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र, ठीक है। ये विक्रमशिला कौन लिखे हैं, विक्रमशिला लिखे हैं ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक विकास, और इनमें से, अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे पूछा गया कि मतलब मिथिलांचल का जो लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन ठेस में है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे, कविता नहीं है, तो कविता नहीं है, ठेस, क्योंकि ये कहानी है। आय हाय, कितना क्यूट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। उसके बाद बच्चों की दुआ मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं जो कि कविता है। उसके बाद करमबीर जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी लिखे हैं जो कि एक कविता है। बल्कि ये जो ठेस है ना, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखे हैं, ये कहानी है, कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। बोले तो 7 करोड़। आगे, ठेस कहानी का पात्र है तो वो सिरचन है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और ये बाल गोविंद भगत कहाँ के पात्र है, तो ये बाल गोविंद भगत के पात्र है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं जो कि रेखा चित्र है। और हामिद ईदगाह कहानी के पात्र, क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे, जो बोलिए, पात्रे बोल दीजिए, जो भी बोलिएगा, जो कि ईदगाह के हैं, हमको बोलने दीजिए। ईदगाह ईदगाह के पात्र है ये हामिद, जो कि 4-5 साल का बच्चा है। और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको डिटेल में सारी इसकी जानकारी दे चुके हैं। और इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है प्रेमचंद। और ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठेस कहानी का पात्र, तो ये सिरचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे, सिरचन को घी की, क्या है, घी की ढाडी यानी खोखरन, अरे वाह, है के साथ क्या पसंद है। अच्छा, घी जो बनता है उसके बाद जो उसमें जो वो बच जाता है ठाडी, वो क्या है, दाढ़ी वो दाढ़ी के साथ वो क्या पसंद, तो उसको शायद चूड़ा पसंद था। ऑप्शन नंबर ए सही है ना, चूड़ा पसंद था। आगे, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। अच्छा, बेपानी कर दिया, क्या है, पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के नौकर को, पंचानन चौधरी के मुंशी को। एक चीज तो फिक्स है कि पंचानन चौधरी का ही कोई था वो। अब लेकिन क्या था, तो वो छोटे लड़का था। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। बेपानी कर दिया मतलब पानी पानी कर दिया, मैं पानी पानी हो गई। ठीक है, आगे, ठेस पाठ की विधा है, ठेस कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। यात्रा वृतांत आपका हुंडरू का जल प्रताप है या जल प्रपात है, याद रखिएगा। लोग उसको बेकार नहीं क्या समझते थे, बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल ही, सॉरी, ए का तो पूरा दिया ही। ए, आगे, सिरचन को पान का बीरा किसने दिया। सिरचन को पान का बीरा मजली भाभी, ये चाची नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब देखिए, या तो मजली भाभी या तो मानू, तो ये मानू दीदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानू दीदी जो है वही सिरचन को पान का बीरा दे रही थी और वो खा रहा था, तो बहुत 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 बहुत। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है, किस काम के लिए बुलाया जाता है, तो उसको चिक बनाने के लिए बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए, आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस चीज की हम आशा करते हैं। और वीडियो को जल्दी जल्दी जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिना शेयर करने मत जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, बिना सब्सक्राइब किए कैसे जा सकते हैं, आप ही लोग बोलिए। और लाइक भी कर दीजिएगा जब इतना अच्छा से बताए हैं तो, ठीक है। और याद रखिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। चलिए, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसका हम लोग सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।